नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथिली संस्कृति पर, मैथिली संस्कृति में नारी के योगदान पर, और नारी का जो मैथिली लोकगीत है, लोकगीत के साथ जो तारतम्यता है, मिथिला की महिलाओं का जो योगदान है, तो उसको मेरी माँ कुछ मुझे एक तुकबंदी में कहा करती थी। पुख्ता धोती पटुआ साग, तिरहुत गीत बड़े अनुराग, भाव भरल तन तरनी रूप, तैत तिरहुत होइछ अनूप। तो उस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं डॉक्टर विभा कुमारी। डॉक्टर विभा कुमारी हिंदी साहित्य की बहुत ही अच्छी लेखिका है, साहित्य साधिका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हिंदी पढ़ाती थी और अभी मिथिला यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रही है। इनकी बड़ी खूबियां हैं, ये बहुत अच्छा अनुवाद भी करती है। और एक प्रसंग इनके बारे में कहना जरूरी होगा कि अपने बच्चों को इन्होंने पंजाबी स्कूल में डाला और बच्चे के साथ साथ ये गुरुमुखी खुद भी सीख गई, लिखना बोलना। तो इनकी ये तन्मयता है। और जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे संस्कृत का वह उद्धरण याद आता है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना करणीयम। लोक जो है उसके साथ चलो, उसके साथ चलने में ही भलाई है। और ये हमने इनसे सीखा है कि ज्ञान की ये साक्षात सरस्वती बनती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरस्वती बन गई है, बट शी इज वेरी क्लोज टू द द वाइडन स्कॉलरशिप, और उसमें ये बहुत अच्छा कर रही है, मेरी छोटी बहन की तरह है। और मैंने इनको कहा कि आप हम गीत पर बतकही करेंगे। जो मिथिला में जो गीत संस्कारिक गीत हैं या ऋतु से संबंधित गीत हैं, प्रकृति से संबंधित गीत हैं, जो 12 महीने के लय पर जो गीत होते हैं, या अनेक अनुष्ठानिक गीत होते हैं, तंत्र के गीत होते हैं, गीत ही गीत होते हैं। और उस गीतों का अगर आप देखेंगे तो मेरा अपना अनुमान है, कभी कभी लोग हमसे लड़ने भी लग जाते हैं, मेरा अनुमान है कि 75 से 80% गीत और संस्कार जो है उस पर मिथिला के महिलाओं का एकाधिकार है। तो उस एकाधिकार पर गीत क्या है और गीत का कॉग्निशन क्या है, इसलिए मैंने लिखा है कि कॉग्निशन, उसका नॉलेज क्या है, उस नॉलेज पर हम बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विभा जी। और हम चाहते हैं कि अब आप एक अपना परिचय देते हुए, और विद्यापति या किसी की, आई विल नॉट बी ए डिक्टेटर इन दिस टर्म, आप किसी भी एक गीत के 2 लाइन गा के और इस प्रोग्राम को शुरुआत कीजिए। आभार। नमस्कार सभी को। और इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं फोक ब्रेन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। कैलाश कुमार मिश्रा भाई जी बहुत विद्वान हैं और एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत इनका रिसर्च वर्क चलता रहता है और भाई जी मुझे बहुत मानते हैं, इससे इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी है। जो मिथिला का लोक है, आज मैं उसी पर मुख्य रूप से अपनी बातचीत को केंद्रित रखना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो लोक और वेद दोनों की को बात करते हैं, दोनों का प्रसंग रखते हैं, क्योंकि लोक और वेद जब तक इन दोनों की हम बात न करें तब तक हमारी संस्कृति की बात पूरी नहीं होती है। और भारतीय संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है मिथिला की संस्कृति, मिथिला का लोक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे वैदिक काल की जितनी महान विदुषियां हुई हैं वो ज्यादातर उनमें से मिथिला की भूमि से ही हुई हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि उसी मिथिला में हम जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है। मिथिला की जो संस्कृति है वहाँ गीत, कहावतें, मुहावरे, कथा हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। जब विद्यालय जाना कोई बच्चा आरंभ भी नहीं किया होता है, उससे पहले ही उसकी हम कह सकते हैं कि शिक्षा दीक्षा लोक माध्यमों से
आरंभ हो जाती है। उसे बात बात में जीवन का प्रसंग समझा दिया जाता है, जीवन को कैसे जीना चाहिए ये सिखा दिया जाता है। और मैथिल संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये भजन प्रधान संस्कृति है। तो जैसा कि अभी कहा गया है कि मैं किसी स्तुति से, और ये हर कार्यक्रम की एक औपचारिकता भी होती है और ये एक नियम भी है, मंगलाचरण का हमारे यहाँ नियम है, संस्कृति है। तो सर्वप्रथम मैं भी बाबा विद्यापति का वही गीत गाना चाहूंगी, जय जय भैरवी। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियहि गोसाउनी, अनुगत गत तू पाया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। अब इस भजन को जब भी हम गाते हैं, इस मंगलाचरण को जब भी गाते हैं, तो मैथिल संस्कृति का जो चित्र हमारे सामने खड़ा होता है, बाबा विद्यापति जो मैथिली साहित्य के हम सब के पूर्वज हैं, जिनका नाम लेकर के ही हम कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम आरंभ करते हैं, उनके साहित्य की यह विशेषता है कि जन जन के कंठ में वह साहित्य इस तरह से समाया हुआ है कि उसे हम आज लोक साहित्य का एक अंग मानने लग गए हैं। लोक और वेद मिथिला की संस्कृति में अनेक बिंदुओं पर एकाकार हुए हमें अनुभव होते हैं। और मिथिला की जो यह संस्कृति की विशेषता है, जहाँ पर देवी माँ की पूजा, काली माँ की पूजा, मातृशक्ति की पूजा की जो परंपरा है, जिसमें एक और विद्यापति का गीत है तो दूसरी तरफ वाचिक साहित्य का वह उदाहरण जिसे दादी, नानी, माँ, मौसी, काकी, इन सब के मुंह से एक बच्चा अपने बचपन में ही सीख लेता है। और यह जो मातृशक्ति की पूजा की परंपरा है, वो मैथिल संस्कृति को एक विशेष पहचान देता है। और दादी नानी से आते हुए इस मैथिल मातृशक्ति की परंपरा का एक उदाहरण इस गीत के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति या एक जो भक्तिन है, वो अपने आप को कहती है कि वो काली माँ की ही नौकरी करना चाहती है। काली के मंदिरिया में हम नौकरिया रहबै ना, देवी के मंदिरिया में हम नौकरिया रहबै ना, पीरी चौपारनी पब नीत उठी फूल लोढ़ब, अरहुल के हार बनायब ना, से काली के पहिरायब ना, जननी के मंदिरवा में हम नौकरिया रहबै ना, काली के मंदिरिया में हम नौकरिया रहबै ना। तो ये है मैथिल संस्कृति, जहाँ पर मातृशक्ति की पूजा, काली की पूजा, भगवती की पूजा, जननी की पूजा हमारी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है और सनातन से चला आ रहा है। मैं चाहूंगी कि बातचीत के क्रम में भाई जी अपना प्रश्न रखते चलें, ताकि मेरी जो बातचीत है वो एकालाप जैसा न लगे। आपने सही कहा, मिथिला में एक बात कहने की परंपरा है,
लोके वेदे। लोके वेदे का अर्थ मैं कुछ ऐसे लगाता हूं, लोक से वेद की रक्षा होती है। वेद जो है ज्ञान है, और ज्ञान को लोक जो है अपने आप में आत्मसात करता है, स्वीकार करता है, व्यवहारिक पक्ष को ले लेता है, ज्ञान को सहज बनाकर उसको मेमोरी पे, जो आपको जो उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में ले आता है, और उस प्रैक्टिस के जो ज्ञान है उसको लोक कहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का जो फोक है और दुनिया के फोक में अंतर समझना पड़ेगा। जो मिथिला है, जो मान लीजिए आपका केरल है, यहाँ का देखिएगा कि यहाँ जो शास्त्रीय और लोक परंपरा देखेंगे तो शास्त्रीय परंपरा में भी बहुत आगे है। बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ महामहोपाध्याय अयाची मिश्र से लेकर हुए, लेकिन उस अयाची मिश्र से कभी 19 नहीं हुए विद्यापति, 20, 21, 22। तो ये लोक की परंपरा है, और वो लोक को अपनी देसिल बैना, विद्यापति कहते हैं कि तय 2300 जंपा अभट्ठा, देसिल बैना सबजन मिठा। और जो लोक का जो महिलाओं का जो ब्लैक बोर्ड है, वो है उनका गीतों का पटल। गीत के माध्यम से सब चीज वो करते हैं। मुझे एक पिताजी और मेरे माताजी में बड़ा ही नोक-झोंक चलता रहा। तो पिताजी ने मेरी माँ को कह दिया, भने ही विद्यापति बासक टोटी, जकर जहन मैं तकर तेहन बेटी। हमारी बहन कुछ बोली थी माँ के पक्ष में, तो पिताजी ने ये कह दिया। मेरी माँ ने कहा, भने ही विद्यापति बासक टोटा, जकर जहन बाप तकर तेहन बेटा, क्योंकि हम लोग हंस दिए थे। अब देखिए लोग कितना कितना पैरेलल है, कितना पैरेलल है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने बहुत अच्छा शुरू किया, और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग झिझिया भी करते हैं और विद्यापति की जय जय भैरवी से शुरुआत करते हैं और ये करते हैं। तो एक नारी मन होने के नाते आपको क्या लगता है कि मैथिली लोकगीत की जो अवस्था है, मैं जब मैथिली लोकगीत पे काम कर रहा था तो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ कैटेगरी खोज रहा था, जिसमें मैं पूर्णतः फेल हो गया, क्योंकि मैं जब देखा कि उनका जो जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में इंडिजिनस कैटेगरी, इतने सारे लोग 185 भाग में वहां की महिलाओं ने लोकगीतों को श्रेणीबद्ध किया हुआ है, और उनका जो श्रेणीबद्धता है, उनकी जो श्रेणीबद्धता है, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि उसको आप कैसे करती हैं? एक तो ये बात आप बताइए। सर्वप्रथम जो मैथिली लोकगीत है, ये महिलाओं का अपना संसार है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी बातचीत में कहा था कि हमारे यहाँ जो महान विदुषियाँ हुई हैं मिथिला भूमि में, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, हम अनेक नाम ले सकते हैं, भारती, ये सभी विदुषियाँ संस्कृत में प्रकांड थी, परंतु हमारी जो भाषा है मैथिली, वह संस्कृत से जरा भी कम समृद्ध नहीं है। जब भी यह कहा जाता है कि चूंकि महिलाओं को अध्ययन प्राप्त नहीं था, इसलिए वो लोक की ओर उन्मुख थी, या इसलिए वो लोकगीतों की रचना कर रही थी, तो इसके दो पक्ष हैं कि हम वैदिक युग की बात कर रहे हैं या उत्तर वैदिक युग की बात करते हैं, या उत्तर वैदिक से और आगे आ जाएं तो हम वहां पर बात करते हैं। हम किस समय की बात करते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम वैदिक युग से दूर आए हैं, तो राजनीतिक कारणों से ऐसी परिस्थितियां बनी जब स्त्रियों को घर से बाहर निकलना थोड़ा निषिद्ध कर दिया गया, परंतु उनकी शिक्षा बंद नहीं हुई। हमें ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि शिक्षा सिर्फ पारंपरिक तरीके से या अभिजात्य तरीके से दी जा सकती है, इस भ्रम को भी मैथिलानियों ने तोड़ा है। उन्होंने अपना विद्यालय अपने घर के भीतर तैयार किया, संगीत के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, सृजनी कला के माध्यम से, हर विधा के माध्यम से उन्होंने वेद में जो ज्ञान है और पौराणिक कथाओं में जो ज्ञान है, जो जीवन दर्शन है, उन सब को लेकर मैथिलानी अपनी कलाओं में उतरती हैं
और इसीलिए ये ध्यान देने की बात है कि मिथिला की जो कला है वो सब विद्या की कोई ना कोई विधा है। जैसे मिथिला चित्रकला लिखा जाता है, उसको लिखिया कहते हैं। यहाँ पर पेंटिंग नहीं की जाती है, चित्रकला भी लिखी जाती है, गीत भी कही जाती है। जैसे बेटियों से कहते हैं एकटा कोहबर कही, एकटा नचारी कही, एकटा बटगबनी कही। तो यह जो विद्याध्ययन को लोक में लेकर आ जाना और अपने विचारों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये जो गीत हैं ये पूरी पूरी गाथाएं हैं, इन गीतों में पूरी पूरी कथा चलती है। जैसा कि अभी मुझसे प्रश्न किया गया है कि इस मैथिली गीतों की बहुत अधिक श्रेणियां हैं, तो इन श्रेणियों को याद रखना शायद एक आम जन के लिए, जो लोकगीत का बहुत बड़ा जानकार नहीं है, कठिन होगा। तो उसे हम क्या किस प्रकार से संक्षेप में समझा सकते हैं? तो इसकी एक विधि ये हो सकती है कि विवाह के रस्मों से संबंधित, रीति रिवाज से संबंधित जितने भी गीत हैं उनको हम विवाह गीत के अंतर्गत रख लें। चौमासा, 6 मासा, 12 मासा इत्यादि जो हैं उनको हम ऋतु गीत के अंतर्गत रख लें। और ये मुख्य चैप्टर होगा, लेकिन उस मुख्य चैप्टर के भीतर हम उन सारे शब्दों को या उन सारे सब चैप्टर्स को अवश्य जीवित रखें और धीरे धीरे उसको कैटलॉग में शामिल भी करें, क्योंकि ये जितनी भी विधाएं हैं ये आपस में होती भी है और एक दूसरे से अलग भी है। विभा, एक बात, मैंने एक टेक्निकल मिस्टेक कर दी है। मैं ये, हालांकि 10 लोग सुन रहे हैं, मैं सभी से माफी मांगते हुए 1 मिनट के लिए आपको मैं इस सिस्टम से अलग करता हूँ, फिर आपको फ्रेश लिंक देता हूँ। फोक ब्रेन में नहीं आके मैंने कैलाश में कर दिया है, तो ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, केवल 10 लोग देख पा रहे हैं। तो मैं फोक ब्रेन में करता हूँ। मैं सभी लोगों से माफी मांगते हुए इसको एंड करके फिर से आपको फ्रेश लिंक भेज रहा हूँ।